वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख यस रही है? सर। स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर दिख ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, कॉपर और क्रोमियम का जो केस है वो आप सभी को क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, यस सभी को सर। समझ आ गया कि 3D5 और 4D10 क्यों होता है, मतलब सॉरी 3D5 और 3D10 क्यों होता है? ये बस इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये आपका लाइक दूसरे टाइप का एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है? मतलब दूसरे टाइप का क्या, पहले ही एक्सेप्शन है। बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में तो आपको पता ही है कि भाई पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करा जाएगा, कौन सा बाद में किया जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है द रीजन इज दैट, ये उसी के बारे में बात कर रहा है क्रोमियम और कॉपर के बीच में, कि द रीजन इज दैट फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट इज लोअर एनर्जी, उनकी कम एनर्जी होती है, और जिसकी कम एनर्जी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है, जैसे अगर आपके पास P है, तो P के केस में P3 P6 हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर कितना है, D5 D10, ये दोनों हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, फिर उसके बाद F के बारे में बात करेंगे, तो F7 और F14, क्योंकि वहां पर कितने होते हैं आपके, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 7 ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर कितने हो जाएंगे, हाफ फील्ड हो जाएंगे, और दो दो आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ फील्ड और फुल फील्ड, दैट इज आर दे आर मोर स्टेबल। अब उसके बाद यहाँ पर क्रोमियम एंड कॉपर देयरफॉर अडॉप्ट द D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, विद द सैचुरेशन ऑफ द 3D ऑर्बिटल द फिलिंग ऑफ द 4p ऑर्बिटल स्टार्टल गैलियम। तो जब 3D ऑर्बिटल आपका यहाँ पर फिल हो जाता है, कहाँ पे, क्रोमियम के केस में, ठीक है। क्रोमियम के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी कॉपर के केस में 3D10 हो जा रहा था। अब 3D10 के बाद यहाँ पर 4p की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो 4p की जो फिलिंग है वो आपकी गैलियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड इज कंप्लीट एट क्रिप्टन, तो क्रिप्टन पे यहाँ पर खत्म हो जाती है किसकी, 4p की फिलिंग। इन द नेक्स्ट 18 एलिमेंट्स फ्रॉम रूबीडियम टू जेनॉन। तो रूबीडियम से लेके जेनॉन तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो फिलिंग है किसकी, 5s 4d और 5p ऑर्बिटल की, वो आपकी 4s 3d और 4p ऑर्बिटल की तरह बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक है। ये इतनी सारी बातें आपको याद नहीं भी रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें आप खुद से भी मैनेज कर लोगे। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता है, N+L रूल पता है, ये पता है कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाएगा, किसको बाद में किया जाएगा, हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी की होती है, ये सब चीजें पता है, तो ये इतना याद नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, देन फ्रॉम लेंथेनम La टू मरकरी, ठीक है, Hg। तो मरकरी का सिंबल Hg होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपके 4f और 5d ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये वाला बन सकता है, जैसे कुछ अगर अच्छा सा क्वेश्चन बनाना है, तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 4f की जो फिलिंग है वो आपकी कौन से वाले एलिमेंट से शुरू होती है, 4f की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनम से हो जाएगा, ठीक है। लेंथेनम में जो है 4f से आपकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके लेंथोनॉइड्स होते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स की भी फिलिंग हो जाएगी। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर ऑल शॉर्ट लिव्ड एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली। तो यूरेनियम के बाद जितने भी वो ये एलिमेंट्स है वो सारे के सारे शॉर्ट लिव्ड हैं, और उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोन एलिमेंट, ठीक है, आर टेबुलेटेड, ये सारी हमने देखी ली, नीचे था, ठीक है। और उसके बाद ये तो इतना कुछ खास है नहीं। फिर यहाँ पर ये लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल, ठीक है। तो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ लोएस्ट total electronic energy. The electronic configuration of most of the atom follow the basic rule given in section 2.6.5. However, in certain elements such as copper or chromium, where the two subshell 4s and 3d differ slightly in their energies, an electron shifts from a सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी दैट इज 4s टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी 3d। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि लोअर एनर्जी यानी कि 4s वाला जो है वो आपका लोअर एनर्जी का है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो आपका हायर एनर्जी यानी कि जो 3d वाला है वो आपका हायर एनर्जी में होता है, तो वहां से वहां शिफ्ट हो जाता है। प्रोवाइडेड सच अ शिफ्ट रिजल्ट्स इन ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल ऑफ हायर एनर्जी गेटिंग आइदर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड में इससे ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको कॉजेस दिए हैं स्टेबिलिटी के, कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड में क्या क्या होता है।
ठीक है, तो पहले तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितनी ज्यादा अच्छी सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। और उसके बाद एक्सचेंज एनर्जी है। ठीक है, तो ये लिखा है कि द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेस व्हेनेवर टू और मोर इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक मतलब आपका जो सबशेल होता है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, उसमें अगर क्या होता है सेम स्पिन के अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा से ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे हाफ फील्ड में से क्या हो रहा है, हाफ फील्ड होने से क्या हो रहा है, सब में क्या है एक ही स्पिन के यानी कि पॉजिटिव स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके यहाँ पर फिलअप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होने से भी क्या होता है आपका स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड द एनर्जी रिलीज टू दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। एंड पोजीशन चेंज करने से क्या होता है यहाँ पर, ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पर जब हाफ फिल्ड हो और ये आपका सबशेल या कंप्लीटली फिल्ड हो तब आपके सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्सचेंजेस पॉसिबल का मतलब यहाँ पर ये जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1। अगर मान लो यहाँ पर ये हाफ फील्ड के केस में बात करें तो ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन इन चारों की पोजीशन से एक्सचेंज कर सकता है अपने आप को। मतलब ये है कि पहला वाला या तो दूसरे की जगह पे आ जाए और दूसरा वाला पहले की जगह पे आ जाए, पहला वाला या तो तीसरे की जगह पे आ जाए और तीसरा वाला पहले की जगह पे आ जाए, पहला वाला फोर्थ प्लेस पे चले जाए, फोर्थ वाला फर्स्ट प्लेस पे चले जाए, और पहला वाला लास्ट प्लेस पे चले जाए और लास्ट वाला जो है पहले प्लेस पे चले जाए। तो यहाँ पर क्या है 4 एक्सचेंज पॉसिबल है बाय इलेक्ट्रॉन 1। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि वो आगे की तरफ ही शिफ्ट हो सकता है, उससे एक्सचेंज हो सकता है। उसी तरीके से 2 एक्सचेंज जो पॉसिबल है वो आपके इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से पॉसिबल है। और लास्ट वाला जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका एक एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं जिससे क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको चाहो तो एक बार खुद से देख लेना। काफी इन्होंने दिए हुए हैं, कितने 30, हाँ लगभग लगभग सारे एलिमेंट्स के दिए होंगे। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आप बताओ इस चैप्टर में कुछ भी पूछना है या कोई भी डाउट है अगर आपको तो। बोलो, नो सर। बाकी लोग भी बता दो भाई। आई नो ठंड काफी ज्यादा है, नो सर। हाथ नहीं निकल पा रहे होंगे। चलो ठीक है, अब एक काम करो, अपनी जो वर्कशीट थी वो ओपन कर लो जल्दी से, पहली वाली जो दी थी मैंने इसी चैप्टर की। ठीक है, तो मैं क्या हूं, मैं सारे एक एक करके नहीं बता रहा, आपको जिसमें डाउट है वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लो। ठीक है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी अपनी पूरी करनी होगी। पहली वाली वर्कशीट ओपन कर लो जिसमें 1 से 68 तक क्वेश्चन थे। तो लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चंस करे थे तो 25 नंबर तक कर लिए थे हमने। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द, ऐसा वाला एक क्वेश्चन था 25 नंबर का। तो 26 से अब हम आगे के कर लेते हैं, तो जिस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया है जो भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ जल्दी। 54, बाकी सारे कर लिए 26 से 53 तक। अंजलि 26 से 53 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32, ठीक है। और 31, चलो ठीक है 31, ठीक है। चलो पहले 31 ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ 1 to 25 तक तो देखो मैंने सारे करवाए थे। तो अब मेरे को ये बताओ 26 से 30 के बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो, उसके बाद 31 डिस्कस कर रहे हैं। 26 से 30 के बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
चलो यही इसके लास्ट में कर लेते हैं। तो 31st जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द एमिटेड रेडिएशन ऑफ हॉट बॉडी। ठीक है, मतलब ये है, ये तो शायद हमने करा भी था। हॉट बॉडी से आपकी कौन सी रेडिएशन निकलते हैं? इंफ्रारेड निकलते हैं। तो इंफ्रारेड के बारे में आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके कहाँ गया 31। हाँ, कि ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट करता है अफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द एमिटेड रेडिएशन ऑफ अ हॉट बॉडी। यानी कि जो रेडिएशन उसमें से रिलीज हो रही है, ठीक है, एंड अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसका, बॉडी का, तो वहां पर क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted by hot body depends on temperature. As the temperature is raised, the emitted radiation move towards shorter wavelength. ठीक है, इट शोज द एज द टेम्परेचर इज रेज्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पर ये 31 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका ऑप्शन ए है आंसर। अब ऑप्शन ए देख लो क्या है, द रेडिएशन मूव टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक इसको आपने ऐसे समझना है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, आई थिंक इसका शायद हमने कोई ग्राफ वगैरह पढ़ा है, पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ऊपर चलते हैं एक बार। देखो ये है, ये था लिखा, ये पेज नंबर कौन सा है वो भी देख लो। पेज नंबर 40 पर है ये चीज। ठीक है, देखो ये हमने कुछ ग्राफ भी पढ़ा था, मैं यही चीज कह रहा था आपसे, है ना। ये ग्राफ देख सकते हो आप। तो इस ग्राफ में देखो हमने क्या बात करी थी, आपको जैसे कि याद होगा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, तो ये एक तो इंटेंसिटी दे रखा है, एक वेवलेंथ दे रखा है और एक टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर और यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है, जो आपका क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे टेम्परेचर T2 जो है इस ग्राफ में, मैं इसको दोबारा से ये हटा देता हूँ, ये एनोटेशंस। अब देखो, ये जो ग्राफ आपको दिया है इसमें आपको दो मतलब कर्व दिए हैं, एक T2 टेम्परेचर के लिए दिया है, एक T1 टेम्परेचर के लिए दिया है। तो T2 टेम्परेचर आपका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू T1 टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेसिकली दो हॉट बॉडीज हैं। एक हॉट बॉडी का टेम्परेचर, मान लो मैं ये हॉट बॉडी ऐसे करके बना देता हूँ, इमेजिन कर लो। तो ये हॉट बॉडी T2 है और ये हॉट बॉडी T1 है। तो T2 का टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो T2 का अगर टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो आपकी, आपने एक चीज यहाँ पर एक और पढ़ी थी ना, कि जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो गेन करती है, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम इसकी इंटेंसिटी आती है वो आपकी कम वेवलेंथ वाली लाइट की आ जाएगी। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे तो वहां पर जो रेडिएशन रिलीज होगी वो आपकी कम वेवलेंथ की होगी। ठीक है, मतलब ये है कि कम वेवलेंथ वाली जो इंटेंसिटी है वो आपकी जल्दी रीच हो जाएगी हायर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये पढ़ा था हमने ऊपर, ठीक है, कि as the temperature is raised a higher proportion of short wavelength that is blue light is generated। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वो लोहा गर्म करने वाला एग्जांपल आपको याद होगा। तो लोहा जैसे हम गर्म कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो लाइट रिलीज होती है, यानी कि रेडिएशन जो निकलती है, वो उस वेवलेंथ की निकलती है, मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है। तो ब्लू लाइट जैसे कि विबग्योर आपको पता है, तो विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी जो रेडिएशन निकलेगी वो कम वेवलेंथ की निकलेगी। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में भी नीचे जो एक्स एक्सिस आपको दिया है वो वेवलेंथ का दिया है। तो टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, यहाँ पे जो ये हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर जो जा रहा है आपका इस बॉडी का, और यहाँ पे दूसरे केस में जो हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है बॉडी का, तो जिधर टेम्परेचर है ज्यादा, T2 ज्यादा ज्यादा है यहाँ पे, तो T2 के केस में यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर पे देखोगे तो यहाँ पर जो रेडिएशन निकल रही है वो कम वेवलेंथ की आ रही है।
और ज्यादा टेम्परेचर जब आप आगे ले जाओगे टेम्परेचर को, जैसे T1 का हाईएस्ट जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो यानी कि T1 की जो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पे है, और T2 की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो इस पॉइंट पे है। तो T1 टेम्परेचर कम है, T1 टेम्परेचर कम होने पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ मतलब जो रेडिएशन यहाँ निकलेगी, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी। और T2 टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे कम वेवलेंथ की लाइट को रिलीज करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस पैराग्राफ से भी आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो हायर प्रोपोर्शन जो होगा वो आपका शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट का जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। तो जब हम हीट करते हैं तो पहले डल रेड उसका कलर होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे और उसको गर्म करते हैं तो फिर आपका वो और लाल होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और उसके बाद अगर हम और उसको हीट करते हैं फर्दर तो वो आपका व्हाइट हो जाता है, ठीक है, एंड देन बिकम्स ब्लू, और उसके बाद ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब ब्लू क्यों हो रहा है? बिकॉज ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट हो गया करेक्ट आंसर, द रेडिएशन मूव टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ बोल सकते हो या लार्जर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं। कम वेवलेंथ मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप मतलब ऑप्शन में आपको लार्जर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन वेवलेंथ के टर्म्स में शॉर्टर वेवलेंथ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था? 33, ठीक है। 33, 32 सभी का हो गया? 32 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, फिर 33 कर रहे हैं, ठीक है। और अभी क्या है, थोड़ी देर बाद में ये जो क्वेश्चन हमने कर लिए ना सारे, ठीक है, और जिसका आंसर नहीं आ रहा कि मैंने ये वाला नहीं करा है और मेरे को ये बाद में पता लगा तो फिर देख लेना, ठीक है। मैं रीजन पूछ लूंगा अभी, जो बाकी क्वेश्चन कर लिए हैं सबने। तो 33 वाला जो क्वेश्चन है, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू radiations are 25 electron volt and 50 electron volt. The relation between their wavelength lambda 1 and lambda 2 will be, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई? सर ये वाला तो मुझे भी नहीं आया। लिखा तो है नहीं कि मुझे भी नहीं आया। चलो ये भी देख लो आप, आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो चलो यहीं पर बता लेता हूँ। तो हमने जो है एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और एक रिलेशन हमको ये भी पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है या एफ लैम्डा होता है, ठीक है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। और यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाता है, C बाय लैम्डा हो जाता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू की जगह में क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था एच न्यू होता है, फिर न्यू को हमने सी बाय लैम्डा लिख दिया, तो एच सी बाय लैम्डा हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या है, E1 और E2 की वैल्यू दी है और लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ से आप ये चीज देखोगे, अगर मान लो E1 की वैल्यू ये है तो E1 इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से E2 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो एच सी अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि H1 C1 क्यों नहीं हुआ और H2 C2 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एक बार पूछ ही लूं कि क्यों नहीं हुआ है। मधु आप बताओ जरा, मधु। Yes, sir. ये मैंने H1 C1 और H2 C2 क्यों नहीं लिखा? बोलो। सर क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होती है। हाँ सेम होती है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो H क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, और दोनों ही ये कांस्टेंट है,
तो दोनों में H1C1 और H2C2 लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। तो E1 और E2 का आपको ये फॉर्मूला मिल गया। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, λ2 और λ1 का रेशियो निकालना है ना। क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, 33 ठीक है। λ1 और λ2 का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो। मैंने क्या करा, E1/E2 लिखा। अगर E1/E2 करता तो E1/E2 कितना हो जाएगा, HC/λ1, और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको HC/λ2, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है पूरा फ्रैक्शन, ये ऊपर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा। तो λ1 इंटू λ2 अपॉन HC। तो HC से HC कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास, λ2 अपॉन λ1 आया, ठीक है। अब E1 और E2 की आपको वैल्यू दी है, E1 की आपको 25 दी है और E2 की 50 दी है। तो E1 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे पास अब जो रिलेशन मिल गया वो क्या मिल गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। और E1 की वैल्यू कितनी है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूनिट सेम है, चेंज वेंज कुछ करना नहीं है, ठीक है। और ये E2 कितना 50 है, इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 हो गया। तो 25 से 50 टू टाइम्स किया, तो λ2 की, सॉरी ये ऊपर λ2 है ना, ये λ2 है, नीचे λ1 है, ठीक है। तो यहां पर जो है λ1 की जो आपको वैल्यू मिली, कितनी मिल गई, 2λ2 मिल गई, ठीक है। λ1 इज इक्वल टू 2λ2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, फैजा समझ आ गया। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, तो चलो 31 हो गया। 32 भी पूछा था फैजा ने, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो 32 तो इजी था, ये तो फिगर यहीं पर बना था इसी चैप्टर में, कहाँ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला तो है ये, यही तो था ये वाला फिगर। देखो इसमें क्या बताया था कि भाई एक इसमें क्या होता है, होल होता है, ठीक है, जिससे आपकी सारी रेडिएशन अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे पहला वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होल से क्या हुआ, अंदर आई सारी रेडिएशन और उसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो सभी का ऑप्शन ए है 32 का। यस सर। ठीक है, चलो अब उसके बाद 33 भी हो गया। सर 38 वाला बता दो। हाँ एक 36 बता दूं पहले, 36 पूछा है किसी ने, 36 37 36 क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 इज दिस, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल ClCl। तो ये क्या है भाई, इसमें तो ये तो सिंपल से फॉर्मूला है, इक्वल टू Hc/λ, लगाया नहीं लगाया, इक्वल टू Hc/λ। एनर्जी की वैल्यू आपको दी है, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी है, H और C की वैल्यू तो आपको पता होती है, ठीक है। भाई फॉर्मूले तो आपने देखे नहीं है, फिर कैसे होंगे क्वेश्चंस। किसी ने निकाला इसका आंसर 36 वाले का, इसी फॉर्मूला को यूज करा है। ठीक है, यही तो फॉर्मूला यूज होगा, इतना आसान सा तो है, ठीक है। और 30, चलो अब क्या कर रहे हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, फिर 6:20 से कंटिन्यू करेंगे। और 37 वाला भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पूछिए, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ, ये भी वैसे ही होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, H/ν होता है। रेडिएशन आपको दी है एंगस्ट्रॉम में, मतलब वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। चलो इसको करेंगे अभी 37 वाले को। 36 वाला करो इस फॉर्मूला को यूज करके, फिर 6:20 से कंटिन्यू करते हैं। E = HC/λ, जिसने नहीं करा था, H और C की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो SI यूनिट में, और कैलकुलेशन करके लैम्डा निकाल लो। और गायब मत होना कोई, टेस्ट है अभी दूसरी क्लास के बाद, ठीक है। तो अभी 6:20 में मिलते हैं फिर।